ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो जैसा हमारी पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने अभी तक वेरियस टॉपिक वाइज लेक्चर डाल रखे थे और जो करंट पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स आए उन पे लेक्चर डाले थे। बट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर पॉलिटी सीरीज लेक्चर, जिसमें हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू इंडियन पॉलिटी सीरीज बाय निखिल दुबे ऑन ब्रेनियक आईएएस। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो हमारे नेता थे उस टाइम के, उनके सामने ये सवाल आया कि जो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश भारत को छोड़ जाएंगे, उसके बाद भारत में कैसा रूल होगा, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, कौन इस देश को रूल करेगा, क्या लॉस होंगे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ वुड इंडिया बी गवर्नड आफ्टर द ब्रिटिश लीव्स द कंट्री। तो इसके लिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे भारत के, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो उस समय के नेता थे, तो उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को देखा जो पूरे विश्व में चल रही हैं। तो उन्होंने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप होती है और एरिस्टोक्रेसी होती है। तो वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने देखा। तो मेनली जो विश्व में गवर्नमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगी, या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या मोनार्कियल गवर्नमेंट है, या ओलिगैरिकल गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक किंग होता है एट द हेड, और वो ही सारे डिसीजन लेता है। ओलिगार्की में क्या होता है कि कुछ फ्यू पावरफुल पीपल्स होते हैं जिनके पास सारी पावर होती है और वो ही सारे डिसीजन लेते हैं। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स को लगा कि इन सारे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें देयर इज अ फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। ये जो पावर है मिसयूज हो सकती है। तो इस गवर्नमेंट में उनको सबसे जो सही गवर्नमेंट लगा इंडियन नीड के हिसाब से, उसको लगा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं थ्रू इलेक्शन, और वो रिप्रेजेंटेटिव इनके लिए डिसीजन लेता है। सो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, या पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। बट ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है इट इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट हम ये कह सकते हैं इट इज द लीस्ट इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें जो पावर है वो एक ही पर्सन में वेस्टेड रहती हैं और वो ही सारे डिसीजन लेता है। तो वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक हो जाता है, कोई उसका विरोध नहीं कर पाता, सारे लॉस उसके अंतर्गत रहते हैं जो उसकी नीड्स को सूट करें या जो उसको सही लगें। So in these all forms of government, our constitutional makers or our founding fathers have adopted democratic form of government. तो डेमोक्रेसी क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, एंड ऑफ द पीपल। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक एंटिटी क्रिएट की जाती है जो जो उसकी पर्टिकुलर टेरिटरी है, जैसे भारत है उसकी टेरिटरी है, उसको रूल करेगी और उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगी। तो उस एंटिटी को हम बोलते हैं स्टेट। सो वी कैन से दैट स्टेट इज एन एंटिटी दैट टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। स्टेट क्या है? एन एंटिटी दैट टेक डिसीजन on behalf of the people of the state। तो स्टेट इज एन एंटिटी दैट टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब इस स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो डिसीजन लेते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू वोटिंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप। बट क्या हो अगर ये जो आपने लोगों को इलेक्ट किया है
वो इलेक्ट होने के बाद अपनी पावर का मिसयूज करें या संविधान में ऐसा संशोधन कर दें कि सिंगल पार्टी सिस्टम कर दें, या कि जो मतलब प्राइम मिनिस्टर बना है उसके अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, या उसकी पोजीशन को हेरिडिटरी कर दें, इस मिसयूज ऑफ पावर के भी चांस होते हैं। तो जैसा आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि मान लो टीचर है, एक टीचर क्लास से बाहर गया, उसने एक मॉनिटर को अपॉइंट कर दिया कि जब मैं बाहर जा रही हूँ आप क्लास को देखो, बट व्हाट इफ की जो मॉनिटर है वो अपनी पावर को मिसयूज करने लगे, और जैसे वो कुछ बच्चों का लंच खा ले, या किसी को जो उससे बनती नहीं है जिस बच्चे से, उसको मार दे, उसको थप्पड़ वगैरह कुछ दे दे, तो ही इज मिसयूजिंग हिज पावर। और जब टीचर आए और वो कह दे कि ये मतलब शोर कर रहा था या कुछ भी, उसकी कंप्लेंट कर दे, फिर टीचर भी उसको डांटे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ द पावर। तो इसके लिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनने एक रूल बुक बनाई जिसके अंतर्गत ही जो गवर्नमेंट है वो काम करेंगी। इस बेसिक रूल बुक को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि कैसे जो मेंबर्स हैं स्टेट के वो अपॉइंट होंगे, हाउ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट विल बी अपॉइंटेड, ऑफ द स्टेट विल बी अपॉइंटेड, उनके फंक्शंस क्या होंगे आफ्टर अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स क्या होंगी, और उनकी पावर्स पे क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, और जो सिटीजन्स हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ सिटीजन, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So this constitution is a set of basic rules and guidelines which everyone has to follow to prevent the misuse of power. So the people of the states themselves have to follow the set of basic guidelines, and this basic rule is called as the constitution. और ये जो constitution है which decide all these guidelines, it is written after lot of deliberation and discussion in the constituent assembly, और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया गया था इन द मेकिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग 2 साल 11 महीने का समय लगा था हमारे भारत के संविधान को बनाने के लिए, और बहुत सारी सिटिंग्स लगी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिससे ये संविधान रेडी हुआ। बहुत से लोगों ने जो प्रोविजंस का विरोध किया, किसी ने सपोर्ट किया, फिर जो बीच का रास्ता निकाला गया, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज अ बेसिक लॉ बुक दैट हैज बीन रिटन टू इंश्योर दैट पावर गिवन टू स्टेट आर नॉट अब्यूज्ड एंड द राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू सिटीजंस आर आल्सो नॉट अब्यूज्ड बाय द स्टेट। तो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, वो बताता है कि व्हाट शुड बी डू एंड व्हाट शुड बी डोंट डू। So constitution is a document that tells what the state can do and what the state cannot do, and how the member of the state are appointed, and what are the rights of citizen, how the laws are made and executed. All these things are mentioned in our constitution. So हम कह सकते हैं जो देश का एक बेस है कि किसके बिना पर देश बनना चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। और मान लो अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है, जैसे कोई बाहर का इंसान, फॉरेनर्स, उसको भारत के बारे में जानना है, उसको भारत की पॉलिटी के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, वो भारत के संविधान को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा और जान लेगा कि भारत में क्या पॉलिटी है, किस तरह का गवर्नमेंट सेटअप है, कैसे जो पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, क्या राइट्स हैं सिटीजन्स के, क्या लिमिटेशंस हैं जो स्टेट की पावर पे। सो दीस ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए लेट्स सी स्टेट क्या है। स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and preservation of internal order। ये है हमारी स्टेट की डेफिनेशन कि एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी है जिसकी एक तो डिफाइंड टेरिटरी हो, जिसके अंतर्गत ये काम कर रही हो, और जो इसके जो इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग हैं वो एक साथ हों फॉर रेसिस्टिंग एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी एग्रेशन या बाहरी कोई भी ताकत को रेसिस्ट करने के लिए जो देश पे कब्जा ना कर सके या देश को ना चला सके बाहर से, और जो इंटरनल ऑर्डर है उसको भी प्रिजर्व करके रख सके। सो वी कैन से दैट स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी क्रिएटेड विद द पर्पस टू गवर्न एंड एक्सरसाइज पावर ओवर अ नेशन। तो अब जानते हैं इस स्टेट
के वेरियस ऑर्गन्स को। सो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है स्टेट का जिसके पास पावर है टू मेक द लॉस। लेजिस्लेचर लॉस बनाता है और एग्जीक्यूटिव उन लॉस को इंप्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट द लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड जो जुडिशियरी है, इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट दैट हैज प्रोवाइडेड द पावर टू इंटरप्रेट द लॉस। ये जुडिशरी है वो लॉस को ये देखता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉस बनाए हैं वो सही है कि नहीं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंदर है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो दायरा है उसके बाहर तो ये लॉस नहीं बने हैं जिससे जो राइट्स हैं सिटीजन के वो वायलेट हो सके। सो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट। So let's define all these 3 organs. Legislature, it is the organ of the state that is provided power to make laws. Executive is the organ of the state concerned with the execution of the laws. And judiciary is that organ of the state that has been provided power to interpret the laws and decide the dispute related to laws. तो चलिए अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। सो देयर एग्जिस्ट एन इनहेरेंट डेंजर इन गिविंग पावर टू द स्टेट एज द स्टेट में मिसयूज द पावर। Therefore, the powers of the states are limited by a rule book of the nation, according to which the state is supposed to function. And this basic rule book, which is fundamental law of the country, is called as Constitution of India. और ये जो बेसिक लॉ है, संविधान है, it apart from defining the powers and limitations on the powers of the state, also defines the rights of the citizen and principal functioning of various organs of the state. तो ये जो बेसिक रूल बुक है, संविधान है, वो सिर्फ स्टेट की पावर पे ही लिमिटेशन नहीं लगाती, बट जो सिटीजन जो जो राइट एंजॉय करते हैं वो भी बताती है और ये भी बताती है कि जो स्टेट के वेरियस ऑर्गन्स हैं उनकी क्या फंक्शनिंग होगी या उनका क्या रोल होगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको ये पावर डिवाइड करनी पड़ी बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। सो दीज पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन वेरियस ऑर्गन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, जैसे स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो हर ऑर्गन है वो अलग अलग फील्ड में स्पेशल है, जिससे जो डिसीजन है वो अच्छे से ले जा सकें, जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज है वो उस डिसीजन को ले, और दूसरा जो ऑर्गन है उसकी एक्सपर्टीज अलग फील्ड में है तो उस डिसीजन को वेरियस तरीके से इंटरप्रेट करे जिससे वो लोगों के भले के लिए काम कर सकें। और दूसरी रीजन है टू प्रिवेंट एब्सोल्यूट पावर टू बी वेस्टेड इन वन ग्रुप। दिस इज बिकॉज पावर करप्ट, और जो एब्सोल्यूट पावर है उसको किसी सिंगल कम्युनिटी या सिंगल ग्रुप में ना रखने के लिए ये वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट में डिवाइडेड हैं। क्योंकि जैसे मान लो किसी एक ग्रुप पे पावर है तो वो किसी एथनिक कम्युनिटी या किसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, वो अपनी ही कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा और दूसरे जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो टू प्रिवेंट दिस एब्सोल्यूट पावर getting in one hand, the constitution makers have divided the power between various organs of the state. और इस पावर के कंसेप्ट को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। भारत में एब्सोल्यूट जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो नहीं है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ही इज मिनिस्टर एज वेल एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का मेंबर भी और मिनिस्टर भी है, तो ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। सो इंडिया देयर इज नो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर। सो इंडिया वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये क्या है? जैसे ये 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, and according to the concept of checks and balances, जो लेजिस्लेचर है इट पुट द चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कि ये अपनी पावर को मिसयूज ना कर सकें, और ये जो जुडिशरी है इट आल्सो पुट द पावर ऑन द चेक ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर पुट द चेक ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी। सो इन इंडिया देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जिससे जो एक ग्रुप है या एक ऑर्गन है स्टेट का वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। सो नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड दिस बेसिक रूल शुड बी एक्सेप्टेड और एग्रीड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी और द नेशन, जिससे जो आपस में जो हार्मनी होगी,
कोऑर्डिनेशन होगा वो इंक्रीज हो, लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े, क्योंकि देयर इज अ सेटिस्फेक्शन दैट द लॉ विच इज इम्प्लीमेंटिंग इन आवर नेशन is accepted by everyone in the society and made by the representative that we have chosen. So the first function of constitution is it provides a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the member of the society. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है कि इट लेस डाउन द बेसिक ऑर्गन और डिफाइन द बेसिक पावर्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, कि वेरियस ऑर्गन्स स्टेट के क्या क्या पावर एंजॉय करेंगे और क्या क्या उनकी पावर पर लिमिटेशन होगी, वो सारा हमारे संविधान में लिखा है, जिसकी वजह से जो सरकारें हैं या वेरियस ऑर्गन है वो अपने हिसाब से उसको चेंज ना कर सके या अपने हिसाब से अपनी पावर को यूज ना कर सकें. सो दिस हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के अंदर ही वेरियस ऑर्गन्स को काम करना पड़ता है. और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि क्या क्या लिमिट स्टेट लगा सकती है अपने सिटीजन्स पे. सो थर्ड फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स व्हाट द स्टेट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है तो आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ अ नेशन. अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना है तो आप उसके संविधान को पढ़िए, और ये भी बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस समय उन्होंने क्या क्या सोचा था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए. सो इट ऑल्सो ओपन द माइंड्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द नेशन. और पांचवा फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट्स ओन अमेंडमेंट प्रोसीजर, क्योंकि जैसे आज से 70 साल पहले संविधान बना तो जो संविधान में जो प्रोविजंस थे वो आज की रियलिटी से डिफरेंट है. आज लोगों पे मान लो जैसे सोशल मीडिया है या वेरियस उनकी जरूरतें हैं वो चेंज हो गई हैं, कार बेसिक नीड हो गई है या इंटरनेट बेसिक नीड हो गई है, बट 17 ईयर बैक ये तो नहीं था ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द पावर जिससे जो चेंजिंग नीड्स हैं, चेंजिंग सोशल रियलिटीज हैं, लोगों की एस्पिरेशंस जो चेंज हो रही हैं, तो उनको एकोमोडेट कर सके. मुझे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड इन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट्स ओन अमेंडमेंट प्रोसीजर्स. तो ये थे कुछ फंक्शंस हमारे संविधान के. अब कोई भी संविधान है वो सक्सेस कैसे हो, व्हाट आर द प्रिंसिपल टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, हम वो जानते हैं. पहला कि जो हमारा संविधान जिनने लिखा है उनके पास इनफ क्रेडिबिलिटी हो, वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो जिससे लोग उनकी बात माने, और वो वेरियस जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनकी नीड्स को तवज्जो देते हुए या उनकी नीड्स को दिमाग में रखते हुए संविधान बनाए. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट it should be written by those people who have credibility, are popular and represent various sections of society. और दूसरा प्रिंसिपल है जिससे कोई भी संविधान, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस होगा कि एक ऐसा लॉ हो जिसमें हर कम्युनिटीज के लिए, रेशियल कम्युनिटीज, एथनिक कम्युनिटीज, जेंडर, सब के लिए कुछ ना कुछ हो. सो द लॉ दैट इज समथिंग फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड एथनिसिटी, और भी अदर कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखते हुए संविधान बनाया जाए. और तीसरा प्रिंसिपल है कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसको लोग रिस्पेक्ट दें और लोग उसको फॉलो करें. अगर लोग हमारे संविधान के लॉस को फॉलो ही नहीं करेंगे, उनकी एक सैंक्टिटी नहीं होगी, उनकी एक इज्जत नहीं होगी, सो संविधान का कोई मतलब भी नहीं होगा और ऐसे देश में एनार्की हो सकती है क्योंकि लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं. सो द थर्ड प्रिंसिपल इज अ लॉ दैट शुड बी फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. और चौथा फंक्शन है या चौथा प्रिंसिपल है एनी कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. सो अब आप कहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है कि जो स्टेट है उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. द पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. जो हमारा संविधान है उसी ने जो स्टेट की पावर पे लिमिट लगा रखी है जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके. इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. जैसे आपको केशवानंद भारती केस याद होगा 1973 का, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973. ये केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में. इस केस में जो कोर्ट है उसने बेसिक कंसेप्ट का जो प्रिंसिपल है उसको ओरिजिनेट किया था. द कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स हैज बीन ओरिजिनेटेड, जिसमें बोला था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक लॉस हैं जिसको संविधान से अमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे संविधान का बेस हैं जिनके बिना पर ये संविधान टिका है.
तो कह सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल एक नींव है जिसके ऊपर हमारे संविधान टिका हुआ, और अगर उन बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर चेंज कर देंगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो जैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंतर्गत ये पार्ट है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी अमेंडेड, और बाकी आप संविधान है उसको आप अमेंड कर सकते हैं। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म refers to the act that defines that a country or a state should be governed by specific rules or ruling document, that is the constitution. And ये भी कह सकते हैं when government works within limit not exceeding its mandate and not misusing its power is known as constitutionalism. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको पब्लिक ओपिनियन स्ट्रेंथन करता है, उसको पावर प्रोवाइड करता है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया तो लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे कि ये गलत है, उसका विरोध करेंगे। सो द पब्लिक ओपिनियन स्ट्रेंथन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चौथा प्रिंसिपल था, डेट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा प्रिंसिपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, मतलब कि इजीली इसको अमेंड नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया कि जो हमारी पोजीशन है वो हेरिडिटरी है, और मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर ऐसे ही ये चलती रहेगी। तो ये तो डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है एक तरीके से। तो ऐसे जो चेंजेस हैं उनको इजीली ना लाया जा सके, जिसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसको जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इट इज लिटिल बिट रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होना पड़ता है पार्लियामेंट में, फिर जब वो दोनों हाउसेस से पास होगा, प्रेसिडेंट एसेंट होगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स सक्सेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट देखते हैं। रूल ऑफ लॉ का सिंपल ये मीनिंग है कि हर चीज लॉ के अंतर्गत की जाए, यानी हर पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, ये सब बराबर है। इकोनॉमिक स्टेटस, पोजीशन, ये चीज इफेक्ट नहीं करती कि लॉ सब पे अप्लाई होता है। बट इस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पे भी क्वेश्चंस उठते आए हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब एवरीवन इज नॉट ट्रीटेड इक्वल, ऐसा वैसा। तो वो एक डिबेट का मैटर है। एज यू नो पावर करप्ट्स, और आपने सुना ही होगा एक हमारे सेलिब्रिटी हैं भाई, उनकी गाड़ी एक दिन पेट्रोल पी लेती है बहुत सारा, फिर वो उसके नशे में फुटपाथ पे जाती है और लोगों पे चढ़ जाती है, और उनको कोई सजा भी नहीं होती है जिनकी गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी में थे ही नहीं। तो ये रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पे सवाल उठ सकता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं। ऐसे ही सिमिलरली एक और केस हुआ उन्हीं का कि उनकी बंदूक से गोली निकलती है और जो ब्लैक बक है उसको मार देती है, बट उन्होंने शूट की नहीं थी। सो ऐसी कंट्रोवर्सी वेरियस चलती रहती हैं। सो द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द टर्म rule of law is that everything must be done according to the law and everyone should be equal in the eyes of law, no one is above law। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन की पहली क्लास है आपको समझ आई हो। ऐसे ही अब हमने पॉलिटी सीरीज इंट्रोड्यूस कर दी है, तो धीरे धीरे एक एक करके पूरा हम पॉलिटी को आपको कंप्लीट करेंगे। एंड हमने ज्योग्राफी सीरीज भी अपलोड कर रखी है, आप उसको देखिए, और अदर इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह की भी सीरीज कर रखी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, सो फ्रेंड्स डू वॉच अवर लेक्चर सीरीज ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ जनरल स्टडीज। और हमारा प्रयास रहता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो एजुकेशन है यूपीएससी के लिए वो प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक आईएएस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे हमारा जैसे डेली एक लेक्चर अपलोड होता है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आए। और जैसे इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हो तो उस पर भी हमारा हैंडल है, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे छोटी छोटी रील्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, जिसमें भी आपका रिवीजन हो सकता है। कि जो वेस्ट ऑफ टाइम रील देखने से अच्छा आप हमारा चैनल फॉलो कर दो, उसमें आपके लिए नई नई पोस्ट आती रहेंगी।